आज हम संख्या पद्धति और इकाई अंक चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। बिल्कुल। इस डीप डाइव का लक्ष्य संख्याओं के वर्गीकरण, अभाज्य संख्याओं के रहस्यों और इकाई अंक निकालने के चक्रीयता मतलब साइक्लिसिटी नियमों को स्टेप बाय स्टेप समझना है। जी बिल्कुल, एक प्रोफेशनल मैथ्स टीचर की तरह। हाँ, हम सिर्फ नियम नहीं रटेंगे बल्कि ये समझेंगे कि भाई कैसे काम करते हैं ताकि परीक्षा में कोई पॉइंट छूटे नहीं। तो संख्याओं के वर्गीकरण से शुरुआत करते हैं। संपूर्ण गणितीय ब्रह्मांड को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर और काल्पनिक या सम्मिश्र संख्या। सही कहा। देखिए, वास्तविक संख्याएं तो वे हैं जिन्हें एक सीधी संख्या रेखा नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, जैसे +3, -7, 5/14 या यहाँ तक कि √7 जैसी संख्याएं। और दूसरी तरफ काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स, मतलब जिनका भौतिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इन्हें नंबर लाइन पर जगह नहीं मिलती। हाँ, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना, जैसे √-7 या √-1। क्योंकि बुनियादी गणित का नियम है ना कि किसी भी वास्तविक संख्या को उसी से गुणा करने पर परिणाम कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। एकदम सही। इसीलिए √-1 को गणित में एक विशेष नाम दिया गया है, आयोटा, जिसे हम आई अक्षर से दर्शाते हैं। समझ गई। अब अगर हम अपना ध्यान वापस वास्तविक संख्याओं पर लाएं, तो इनका आगे दो भागों में विभाजन होता है, परिमेय मतलब रैशनल और अपरिमेय मतलब इरैशनल। जी, परिमेय संख्या की सटीक परिभाषा ये है कि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और हर यानी Q कभी शून्य नहीं हो सकता। जैसे 5/3, 4 जिसे हम 4/1 लिख सकते हैं, या 0.555। बिल्कुल। और अपरिमेय संख्या वो है जो इस P/Q के ढांचे में फिट नहीं बैठती। इसे भिन्नात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे √2 या √3 का मान। मतलब जब हम इन्हें दशमलव में बदलते हैं तो ये कभी खत्म नहीं होते और ना ही कोई पैटर्न दोहराते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिस पर बात करना जरूरी है। पाई को हमेशा एक अपरिमेय संख्या कहा जाता है, लेकिन ज्यामिति में हम हमेशा पाई की जगह 22/7 का इस्तेमाल करते आए हैं। जी बिल्कुल करते हैं। और 22/7 तो स्पष्ट रूप से P/Q का रूप है, जहां 7 शून्य नहीं है। तो एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि 22/7 पाई का असली मान नहीं है। पाई का वास्तविक मान 3.1415992 ऐसे अनंत तक बिना कोई पैटर्न दोहराए चलता रहता है। अच्छा, जो कि अपरिमेय की सटीक परिभाषा है। हाँ, गणनाओं को आसान बनाने के लिए हम 22/7 का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका मान 3.1428 ऐसे होता है, जो दशमलव के 2 स्थानों तक पाई के काफी करीब है। गणितीय शॉर्टकट है, पाई की असल हकीकत नहीं। खुद 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय है। एकदम सटीक। ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण था। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आने वाले वर्गीकरण को देखते हैं। इसमें पूर्णांक यानी इंटीजर्स, भिन्न यानी फ्रैक्शंस और दशमलव शामिल हैं। तो पूर्णांक मतलब बिना दशमलव वाली पूरी संख्याएं, जैसे ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और प्राकृतिक संख्याएं। और भिन्न P/Q रूप में होते हैं। जी, और दशमलव के दो मुख्य व्यवहार होते हैं, या तो वे शांत होते हैं जैसे 0.5 या अशांत आवर्ती होते हैं जहां अंक एक पैटर्न में दोहराए जाते हैं, जैसे 0.333 ऐसे ही आगे तक, जिसे हम 1/3 लिखते हैं। सम और विषम संख्याओं के बुनियादी नियमों से तो हम परिचित ही हैं। सम संख्या 2k के रूप में होती है और विषम 2k प्लस या -1 के रूप में। हाँ, लेकिन यहां से हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं की अधिक जटिल दुनिया में प्रवेश करते हैं। भाज्य मतलब कॉम्पोजिट संख्याएं, वे हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। परीक्षा के नजरिए से यहाँ दो तथ्य बहुत काम आते हैं। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड 1, 2 और 4 हैं, और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। बिल्कुल, लेकिन संख्याओं के इस वर्गीकरण में एक और प्रकार है जो बहुत रोमांचक है। वो है पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। अरे हाँ, पूर्ण संख्या। इसका गणितीय व्यवहार जादुई लगता है। नियम ये है कि यदि किसी संख्या के सभी संभावित गुणनखंडों को आपस में जोड़ा जाए, लेकिन
उस सूची में से स्वयं उस संख्या को हटा दिया जाए तो वह योगफल वापस उसी मूल संख्या के बराबर आ जाता है। इसे 6 के उदाहरण से समझते हैं। 6 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3 और 6। नियम के अनुसार हम 6 को हटा देते हैं। जी। अब बचे हुए गुणनखंडों को जोड़ें। 1 + 2 + 3, इनका कुल योग वापस 6 आ जाता है। इसीलिए 6 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक और उदाहरण 28 है। बिल्कुल। 28 के गुणनखंड हैं 1, 2, 4, 7 और 14। इन सब का योग भी ठीक 28 होता है। तो वर्गीकरण के बाद अब अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स की कार्यप्रणाली पर गहराई से नजर डालते हैं। जी। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा साधारण है। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वो संख्या। लेकिन इनका वितरण पूरी तरह से रहस्यमयी है ना? हाँ, हालांकि गणितज्ञों ने देखा है कि 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं 6 के प्लस या -1 के रूप में होती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम 6 के किसी भी गुणज को लें, तो अभाज्य संख्याएं अक्सर उसके ठीक एक कदम पहले या एक कदम बाद में पाई जाती हैं। बिल्कुल। मान लीजिए हम k का मान 2 लेते हैं। 6 × 2 हुआ 12। 12 में 1 जोड़ें तो 13 आता है, जो अभाज्य है। 12 में से 1 घटाएं तो 11 आता है, वो भी अभाज्य है। ये एक शानदार अवलोकन है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। ये नियम एक तरफा है। हर अभाज्य संख्या निश्चित रूप से इस रूप में मिलेगी, लेकिन इस रूप में दिखने वाली हर संख्या का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। जैसे अगर हम a = 4 रखें, तो 6 × 4 24 + 1 25 होता है। 25 इस ढांचे में फिट बैठता है, लेकिन ये 5 से विभाज्य है, इसलिए अभाज्य नहीं है। सही कहा। ये सिर्फ अभाज्य संख्याओं को खोजने का एक फिल्टर है। अब अभाज्य संख्याओं के युग्मों की बात करें तो इसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है युग्म अभाज्य यानी ट्विन प्राइम्स। ये ऐसी क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच ठीक 2 का अंतर होता है, जैसे 3 और 5 या 11 और 13। और दूसरा प्रकार है सह अभाज्य यानी कोप्राइम। यहाँ शर्त यह है कि 2 संख्याओं के बीच एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सह अभाज्य होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे 16 और 9। 16 एक भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य है, लेकिन इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये आपस में सह अभाज्य हैं। अब अभाज्य संख्याओं से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन 4 बिंदुओं को समझना आवश्यक है। पहला, 2 पूरी संख्या पद्धति में एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। जी। दूसरा, 3, 5 और 7 ये क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं का एकमात्र युग्म है। तीसरा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है और सबसे बड़ी 997 है। और चौथा तथ्य, संख्या 1 का एक विशेष दर्जा है। यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। क्योंकि अभाज्य होने के लिए ठीक 2 गुणनखंड चाहिए, जबकि 1 के पास केवल 1 ही गुणनखंड है। अभाज्य संख्याओं के वितरण का डेटा भी काफी उपयोगी होता है। 0 से 50 तक ठीक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 तक 10 होती हैं। यानी 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। इसी तरह 1 से 200 तक 46, 1 से 500 तक 95 और 1 से 1000 तक कुल 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये कोई रैंडम डेटा नहीं है, बल्कि बड़े डेटा सेट में इनकी आवृत्ति का एक स्पष्ट प्रमाण है। बिल्कुल। अब एक व्यवहारिक समस्या पर आते हैं। अगर सामने 137 जैसी कोई बड़ी संख्या आ जाए, तो कैसे तय किया जाए कि ये अभाज्य है या नहीं? इसे हर संख्या से भाग देकर देखना तो समय की बर्बादी होगी। हाँ, इसके लिए 3 चरणों का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। पहला चरण, उस संख्या का अनुमानित वर्गमूल निकालें। तो 137 का वर्गमूल 11 और 12 के बीच होगा, तो हम पूर्णांक 11 को संदर्भ के रूप में लेते हैं। जी। दूसरा चरण, इस 11 से छोटी या इसके बराबर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उनकी एक सूची बना लें। ये होंगी 2, 3, 5, 7 और 11। और तीसरा चरण, अब 137 को सिर्फ इन 5 संख्याओं से भाग देकर जांचना है। 137 सम नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। सही। अंकों का योग 11 है तो 3 से विभाज्य नहीं है। इकाई अंक 5 या 0 नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से भाग देने पर शेषफल बचता है और 11 से भी ये विभाजित नहीं होता।
चूंकि ये सूची की किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हुआ, इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि 137 एक अभाज्य संख्या है। ये विधि गणना के समय को भारी मात्रा में बचाती है। समझ गई। चलिए इस जानकारी को कुछ उच्च स्तरीय अभ्यास में लागू करते हैं। मान लीजिए प्रश्न है 80 से 100 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। औसत निकालने के लिए पहले वे संख्याएं ढूंढनी होंगी। 100 का वर्गमूल 10 है, तो हमें 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं से विभाज्यता जांचना है। जी, 80 और 100 के बीच सम संख्याओं और 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं को तो सीधे खारिज किया जा सकता है। हाँ, बाकी बची संख्याओं को जांचने पर सिर्फ 3 अभाज्य संख्याएं बचती हैं, 83, 89 और 97। इन तीनों का योग होता है 269। क्योंकि यहाँ 3 संख्याएं हैं, तो 3 से भाग देने पर औसत 89.67 आता है। बहुत बढ़िया। अब सम विषम तर्क पर आधारित एक जटिल प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है x, y, z 3 अभाज्य संख्याएं हैं, जहां x सबसे छोटा है। यदि तीनों का योग 70 है, तो z का मान क्या होगा? ये सवाल पूरी तरह से लॉजिक पर आधारित है। इसे एक तराजू के रूपक से समझते हैं। मान लीजिए तराजू के एक पलड़े पर 70 किलो का वजन रखा है, जो कि एक सम संख्या है। जी। दूसरे पलड़े पर हमें 3 अभाज्य संख्याओं का वजन रखना है। हम जानते हैं कि लगभग सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, लेकिन जब भी 3 विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो परिणाम हमेशा विषम ही होता है। बिल्कुल। यदि तीनों विषम होते तो उनका योग कभी 70 नहीं हो सकता था। तराजू का संतुलन बनाए रखने के लिए ये 100% अनिवार्य है कि उन 3 अभाज्य संख्याओं में से कम एक संख्या सम होनी चाहिए। हाँ। प्रश्न में दिया है कि x सबसे छोटी संख्या है, इसलिए बिना किसी संशय के x बराबर 2 होगा। इस एक तार्किक छलांग ने पूरी समीकरण को सुलझा दिया। x का मान 2 रखने पर समीकरण बन जाता है y + z बराबर 68। अब विकल्पों के आधार पर z का मान जांचना होता है। बिल्कुल। यदि एक विकल्प में z बराबर 37 दिया है, तो y का मान 31 होगा। दोनों अभाज्य हैं और y छोटा है z से, ये शर्त भी पूरी होती है, इसलिए सही उत्तर 37 होगा। इसी तर्क पर एक और अभ्यास देखते हैं। यदि x, y, z अभाज्य है और तीनों का योग 38 है, तो x का अधिकतम मान क्या हो सकता है? फिर से वही तराजू वाला तर्क। 38 एक सम संख्या है, तो एक संख्या को 2 होना ही पड़ेगा। मान लेते हैं z बराबर 2 है, तो बचे हुए x और y का योग 36 होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि x का अधिकतम मान क्या हो सकता है? कि अभाज्य संख्या बनाना होगा। जी। 36 के सबसे निकटतम अभाज्य संख्या 31 है। यदि हम x को 31 मान लें, तो y का मान 5 होगा। 5 भी अभाज्य है, अतः x का अधिकतम मान 31 बिल्कुल सही उत्तर है। सम विषम के इन जटिल तर्कों के बाद अब इकाई अंक के सिद्धांत और चक्रीयता के नियम की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यूनिट डिजिट। इकाई अंक निकालने का मूल सिद्धांत बहुत ही केंद्रित है। जब भी किसी बड़े व्यंजक का इकाई अंक निकालना हो, तो पूरी संख्या पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंकों पर कार्य करना होता है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए गुणा का एक प्रश्न है, 232 गुणा 235। यहाँ पूरी संख्याओं को गुणा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। पहली संख्या का अंतिम अंक 2 है और दूसरी का 5। 2 और 5 का गुणा 10 होता है। 10 का अंतिम अंक 0 है, इसलिए इस गुणनफल का इकाई अंक भी 0 ही होगा। जोड़ में भी यही लागू होता है। जैसे 628 + 493 + 589। सिर्फ अंतिम अंकों को जोड़ें। 8 + 3 + 9 ये 20 हुआ। 20 का इकाई अंक 0 है। और घटाव में एक विशेष स्थिति बनती है, जिसे हासिल यानी कैरी ओवर नियम कहते हैं। जैसे 2383 - 1689। अंतिम अंक 3 में से 9 घटाना है, लेकिन इकाई अंक ऋणात्मक नहीं हो सकता। हाँ, ऐसी स्थिति में हम हमेशा पीछे वाले अदृश्य दहाई के अंक से 1 हासिल लेते हैं, यानी 10 जोड़ते हैं, तो 3 बन जाता है 13, और 13 में से 9 घटाने पर 4 आता है, तो अंतिम उत्तर 4 होगा। समझ गई। अब हम घात यानी पावर वाले प्रश्नों पर आते हैं, जिसके लिए साइक्लिसिटी के नियमों को समझना अनिवार्य है। चक्रीयता का मतलब है कि जब किसी संख्या पर घात बढ़ाई जाती है, तो उसके इकाई अंक में होने वाले बदलाव एक निश्चित पैटर्न के बाद खुद को दोहराने लगते हैं। इसे 3 अलग-अलग श्रेणियों में समझा जा सकता है। पहली श्रेणी है चक्रीयता 1, जिसमें अंक 0, 1, 5 और 6 आते हैं। जी, इनका नियम बहुत सीधा है। इन पर चाहे कितनी भी बड़ी घात क्यों न लगा दी जाए, इनका इकाई अंक कभी नहीं बदलता।
इसके पीछे का कारण बुनियादी गणना है। 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है, फिर 5 से गुणा करें तो 125 आता है। यह एक अंतहीन लूप है। 6 के साथ भी यही है। दूसरी श्रेणी है चक्रीयता 2, जिसमें अंक 4 और 9 आते हैं। इनका इकाई अंक हर दूसरी घात के बाद दोहराता है, यानी ये घात के सम या विषम होने पर निर्भर करता है। अच्छा, 4 के मामले में यदि घात विषम है तो इकाई अंक 4 होगा, यदि घात सम है तो इकाई अंक 6 होगा। 9 के लिए भी यही काम करता है, विषम घात पर 9 और सम घात पर 1। सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है चक्रीयता 4, जिसमें अंक 2, 3, 7 और 8 आते हैं। इनका इकाई अंक हर 4 घात के बाद अपने शुरुआती पैटर्न पर लौट आता है। इसे 2 की घातों के क्रम से समझते हैं। 2 की घात 1 है 2, घात 2 है 4, घात 3 है 8 और घात 4 है 16, जिसका इकाई अंक 6 है। जी। लेकिन जब हम 2 की घात 5 पर जाते हैं तो मान 32 होता है, जिसका इकाई अंक वापस 2 हो गया है। यानी 2, 4, 8, 6 का ये पैटर्न हर 4 कदम पर खुद को दोहराता है। इस चक्रीयता 4 को एक एनालॉजी से विजुअलाइज करते हैं। इसे एक घड़ी के डायल की तरह सोचिए, लेकिन इसमें 12 की जगह केवल 4 घंटे हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। हर बार जब आप मूल संख्या से गुणा करते हैं, घड़ी की सुई एक कदम आगे बढ़ती है। 4 कदम चलने के बाद सुई ठीक उसी स्थिति में वापस आ जाती है जहां से उसने शुरू किया था, यानी घात 5 घात 1 के बिल्कुल समान व्यवहार करेगी। एकदम सटीक एनालॉजी। इसी आधार पर बड़ी घात वाले प्रश्नों को हल करने का एक यूनिवर्सल नियम बनाया गया है। यदि कोई बहुत बड़ी घात दी गई है तो हमें केवल उस घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। ये 4 से भाग देना असल में ये पता लगाने का तरीका है कि घड़ी की सुई ने कितने पूरे चक्कर लगा लिए हैं और वो अतिरिक्त कितने कदम आगे बढ़े हैं। हाँ, ये शेषफल जो बचता है वही हमारी नई और छोटी घात बन जाता है, जिसे हम इकाई अंक पर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है। वो क्या? यदि 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो हम घात को 0 नहीं मानेंगे। शेषफल 0 का मतलब है कि साइकिल पूरी हो गई है, यानी सुई चौथी और आखिरी पोजीशन पर खड़ी है। अच्छा, इसलिए ऐसी स्थिति में हम नई घात को 4 के बराबर मानते हैं। बिल्कुल। इसे एक ठोस उदाहरण पर लागू करते हैं। मान लीजिए संख्या है 382 और इस पर घात लगी है 575। इसका इकाई अंक क्या होगा? हमें पूरी घात 575 देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम 2 अंक 75 लेंगे। 75 को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। अब मूल संख्या का इकाई अंक 2 है। उस 2 पर इस शेषफल 3 को नई घात के रूप में लगा देंगे। जी। यानी 2 की घात 3, जिसका मान 8 होता है। अतः इकाई अंक 8 होगा। ये विधि कितनी भी बड़े सवाल को सेकंडों में सिकोड़ देती है। चलिए, अब इन सभी नियमों को जोड़कर इकाई अंक का कुछ मास्टर अभ्यास करते हैं। एक मिश्रित गुणा का प्रश्न लेते हैं। 187 की घात 282 गुणा 529 की घात 121 गुणा 343 की घात 236। इस विशालकाय व्यंजक को टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा है 187 की घात 282। इकाई अंक 7 है। घात के अंतिम 2 अंक 82 है। 82 को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। तो यह हिस्सा बन गया 7 की घात 2, जिसका इकाई अंक 9 है। दूसरा हिस्सा है 529 की घात 121। इकाई अंक 9 है और 121 एक विषम घात है। चक्रीयता 2 के नियम के अनुसार 9 की विषम घात पर इकाई अंक हमेशा 9 ही रहता है। और तीसरा हिस्सा है 343 की घात 236। इकाई अंक 3 है। घात के अंतिम अंक 36 हैं। 36 को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। नियम याद करें, जब शेषफल 0 हो तो नई घात 4 लेते हैं। तो ये हिस्सा बन गया 3 की घात 4 यानी 81, जिसका इकाई अंक 1 है। अब इन तीनों नए इकाई अंकों को आपस में गुणा करना है। 9 गुणा 9 गुणा 1, ये 81 हुआ। 81 का अंतिम अंक 1 है। तो इतने जटिल दिखने वाले गुणनफल का उत्तर केवल 1 होगा। जोड़ का भी एक मिश्रित प्रश्न देखते हैं। 789 की घात 315 प्लस 232 की घात 144 प्लस
528 की घात 253। पहले हिस्से में 9 पर विषम घात है तो इकाई अंक 9। दूसरे हिस्से में 2 पर 144 घात है तो शेष 0 आया, इसलिए 2 की घात 4 बराबर 16, इकाई अंक 6। तीसरे हिस्से में 8 पर 253 घात है तो शेष 1 आया, इसलिए 8 की घात 1 बराबर 8। अब इन तीनों इकाई अंकों को जोड़ना है। 9 + 6 + 8, ये 23 हुआ। 23 का अंतिम अंक 3 है, तो पूरे समीकरण का उत्तर 3 होगा। घटाव में हासिल वाले नियम को एक समीकरण पर लागू करके देखते हैं। 982 की घात 481 माइनस 219 की घात 241। पहले हिस्से में 2 पर 481 घात है। 81 को 4 से भाग दिया, शेष 1 बचा, तो 2 की घात 1 बराबर 2। दूसरे हिस्से में 9 पर विषम घात हैं, तो इकाई अंक 9 ही रहेगा। समीकरण बन गया 2 - 9। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, 2 में से 9 घटाकर -7 नहीं लिख सकते। हम अदृश्य दहाई से 10 हासिल लेते हैं, 2 बन जाएगा 12, और 12 में से 9 घटाने पर 3 बचता है। यही हमारा अंतिम उत्तर होगा। बिल्कुल। और अब मास्टर अभ्यास का आखिरी और शायद सबसे रोचक सवाल, जो क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल पर आधारित है। अरे हाँ, फैक्टोरियल वाले सवाल। प्रश्न है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल और ऐसे ही जोड़ते हुए 100 फैक्टोरियल तक। इस पूरी श्रृंखला का इकाई अंक क्या होगा? पहली बार देखने पर यह सवाल अनंत और असंभव सा लगता है। 100 फैक्टोरियल का मान तो कैलकुलेटर भी नहीं निकाल सकता, लेकिन यहीं पर गणित के पैटर्न काम आते हैं। हाँ, आइए शुरू से गणना करते हैं। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। असली बदलाव 5 फैक्टोरियल से शुरू होता है। 5 फैक्टोरियल का मान होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। यहाँ 2 और 5 का गुणा हो रहा है, जिससे 10 बनता है। और किसी भी संख्या में 10 का गुणा होने पर उसका इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है। तो 5 फैक्टोरियल का मान 120 है, इकाई अंक 0। अरे वाह, यही वो महत्वपूर्ण मोमेंट है। चूंकि 5 फैक्टोरियल के बाद आने वाले हर फैक्टोरियल में 5 और 2 का गुणनफल मौजूद होगा, इसलिए उन सभी का इकाई अंक अनिवार्य रूप से 0 ही होगा। बिल्कुल। इसलिए ये अनंत सी दिखने वाली श्रृंखला असल में सिर्फ शुरुआत के 4 पदों तक सिमट जाती है। हमें केवल इन्हें जोड़ना है, 1 + 2 + 6 + 24 + 0 + 0 ऐसे आगे तक। और 1, 2, 6 और 24 का योग 33 होता है। 33 का इकाई अंक 3 है। जी। इस एक छोटे से वैचारिक नियम ने 100 फैक्टोरियल तक की विशालकाय गणना को सिर्फ 4 संख्याओं के जोड़ में बदल दिया। गणित के इसी तार्किक सौंदर्य ने इन सभी नियमों को इतना प्रभावी बनाया है। मेरे पास जो आज के नोट्स हैं, वे फैक्टर्स या गुणनखंडों पर एक बहुत ही डिटेल्ड मास्टर क्लास है। बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे जटिल से जटिल नंबर्स के भीतर झांक कर उनके बनने के रहस्यों को कुछ बहुत ही आसान और सटीक फॉर्मूलों से सुलझाया जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी प्रोसेस की नींव की बात करें, जिसे हम मास्टर कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, तो वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, या जिसे हिंदी में अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन। जी। किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैलकुलेट करने से पहले हमें उस नंबर को उसके सबसे बेसिक, सबसे छोटे रूप में तोड़ना होता है। मान लेते हैं कि कोई बड़ा नंबर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का मतलब हुआ उस कंपाउंड के मूल एटम्स को खोजना। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। या फिर इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम किसी नंबर का डीएनए निकाल रहे हैं। एक बार हमें किसी नंबर का वो जेनेटिक कोड मिल गया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वो नंबर कैसे बिहेव करेगा। ये डीएनए वाली बात एकदम सटीक बैठती है। अगर हम इसे मैथ्स के भाषा में कहें तो दुनिया के किसी भी नंबर को हम a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a, b और c प्राइम नंबर्स हैं। एकदम सही। प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7। हम बस ये देखते हैं कि कौन सा जीन, मेरा मतलब है कौन सा प्राइम नंबर, उस डीएनए में कितनी बार आया है,
और वो जितनी बार आता है वो उसकी पावर बन जाती है। शायद इसे दिमाग में इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम एक छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे नंबर 15। 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, यानी इन्हें और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। ये 15 के मूल एटम्स हो गए। बिल्कुल। लेकिन अगर 100 जैसा कोई नंबर हो तो उसका डीएनए कैसे निकालेंगे? देखिए, 100 को हम पहले 10 गुणा 10 में तोड़ सकते हैं, लेकिन 10 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। हाँ, 10 को तो और तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 100 का ब्रेकडाउन हुआ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब इसे पावर के रूप में लिखें तो ये बन जाता है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। मतलब 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। सही कहा। तो 100 के जेनेटिक कोड में 2 वाले 2 जीन हैं और 5 वाले 2 जीन हैं। समझ गई? अब जब हमने नंबर्स को इस तरह से प्राइम बेस में तोड़ लिया है, तो अगला सवाल ये आता है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किसी बड़े नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स हैं? यानी उस नंबर को पूरी तरह से काटने वाले कुल कितने टुकड़े बन सकते हैं। हाँ, बिना एक-एक करके गिने। यहीं पे हमारा पहला बड़ा शॉर्टकट काम आता है। नियम बहुत ही सिंपल है। आपने जो भी पावर्स निकाली हैं उन सब में बस एक जोड़ दीजिए और फिर जो भी नंबर्स आएं उनका आपस में गुणा कर दीजिए। रुकिए, मुझे ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। हम हर पावर में ये एक क्यों जोड़ रहे हैं? मतलब अगर मेरे पास 2 की पावर 3 है तो मेरे पास 3 ही ऑप्शंस होने चाहिए ना? ये एक्स्ट्रा एक कहाँ से आ गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ज्यादातर लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक जीन है, मान लीजिए प्राइम नंबर 2, और उसकी पावर 3 है। इसका मतलब है आपके पास 2 के 3 वर्जन मौजूद हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है। लेकिन एक चौथा विकल्प भी है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वो है उस जीन का पूरी तरह से स्विच ऑफ होना। स्विच ऑफ? मतलब जब वो वहां हो ही ना? एग्जैक्टली। मैथ्स में इसे पावर 0 कहते हैं। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। जब हम अलग अलग फैक्टर्स बना रहे होते हैं तो हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम उस 2 को शामिल ही ना करें। अरे वाह! इसलिए पावर 3 का मतलब सिर्फ 3 विकल्प नहीं होता, बल्कि 4 विकल्प होते हैं: 0, 1, 2 और 3। इसीलिए फॉर्मूले में हमेशा पावर में एक जोड़ा जाता है। हाँ, अब ये बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है। ये जो 1 है वो कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि वो पावर 0 वाली स्थिति है। बिल्कुल। चलिए, इस रूल को एक बड़े नंबर पर टेस्ट करते हैं। मान लेते हैं नंबर 360। अगर हम 360 का डीएनए निकालें तो वो होता है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। एकदम सही। तो अब बताइए, इस डीएनए से टोटल कितने फैक्टर्स बनेंगे? तो रूल के हिसाब से हम पावर्स में 1 जोड़ेंगे। 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ा बन गया 4। 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ा बन गया 3। और 5 की पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ा बन गया 2। अब इन सब का गुणा करना है। 4 गुणा 3 गुणा 2, जिसका रिजल्ट आता है 24। यानी 360 को काटने वाले ठीक 24 फैक्टर्स हैं। देखा, ये एकदम जादू की तरह काम करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 480 का जेनेटिक कोड होता है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो यहाँ पावर्स हैं 5, 1 और 1। तो रूल के हिसाब से 5 बन जाएगा 6, बाकी दोनों 1 बन जाएंगे 2 और 2। तो 6 गुणा 2, इसका भी रिजल्ट 24 ही आता है। क्या बात है! मतलब 360 और 480 दोनों के ही टोटल 24 फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हमने ये तो गिन लिया कि 24 टुकड़े हैं, लेकिन एक सेकंड, इन 24 फैक्टर्स में से कुछ सम यानी इवन नंबर्स होंगे और कुछ विषम यानी ऑड नंबर्स होंगे। क्या हम सिर्फ डीएनए को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा फैक्टर इवन होगा और कौन सा ऑड? 100% बता सकते हैं। और यहाँ फिर से वो स्विच ऑफ या पावर 0 वाला लॉजिक काम आता है। अगर हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो नियम ये कहता है कि जो प्राइम नंबर 2 की पावर है उसमें हमें 1 नहीं जोड़ना है, उसे वैसे का वैसा ही रखना है। मैं इसका रीजन गेस करने की कोशिश करती हूँ। किसी भी नंबर को इवन बनाने के लिए उसमें कम से कम एक बार 2 का होना तो जरूरी है ना? बिल्कुल। तो अगर हम 2 की पावर 0 वाले ऑप्शन को शामिल कर लेंगे, जिसका मान 1 होता है, तो वो फैक्टर ऑड बन सकता है। तो हम बेसिकली 2 की जीन को स्विच ऑफ होने ही नहीं दे रहे हैं,
हम कह रहे हैं कि भाई 2 का होना तो कंपलसरी है। आपने बिल्कुल सटीक पकड़ा है। हम उस 0 वाले विकल्प को हटा देते हैं। तो 360 वाले केस में जहां 2 की पावर 3 थी, हम उसे 3 ही रहने देते हैं। और बाकी पावर्स का क्या? बाकी 3 और 5 की पावर्स में हम पहले की तरह ही 1 जोड़ते हैं। तो हमारा कैलकुलेशन होगा 3 गुणा 3 गुणा 2, जिसका उत्तर आता है 18। मतलब उन 24 में से 18 फैक्टर्स इवन हैं। एग्जैक्टली। और ऑड फैक्टर्स के लिए मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इसका लॉजिक ये होगा कि हमें 2 के जीन को पूरी तरह से बाहर निकाल फेंकना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी 2 आ गया तो वो पूरे नंबर को इवन बना देगा। एकदम सही। ऑड फैक्टर्स के लिए हम बेस 2 को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। 360 के लिए हम सिर्फ 3 और 5 की पावर्स पर फोकस करेंगे, जो कि 2 और 1 हैं। तो उनमें 1 जोड़ेंगे तो वो 3 और 2 बन जाएंगी। और 3 गुणा 2 होता है 6। और अगर हम इन दोनों को जोड़ें, 18 इवन फैक्टर्स और 6 ऑड फैक्टर्स, तो टोटल 24 हो जाते हैं। ये मैथमेटिकल बैलेंस तो एकदम परफेक्ट है ना? अब यहां से हम एक कदम और गहराई में चलते हैं। हमने ये तो गिन लिया कि फैक्टर्स कितने हैं, लेकिन मान लीजिए कोई पूछे कि उन सभी 24 फैक्टर्स का कुल योग यानी सम क्या होगा। बाप रे, 24 अलग अलग नंबर्स को पहले खोजना, फिर उन्हें कागज पर लिखकर एक एक करके जोड़ना। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है, और इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ती। इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही शानदार पॉलिनोमियल तरीका है। इसे ऐसे समझिए कि हम डीएनए के हर पॉसिबल म्यूटेशन को एक साथ एक्सपैंड कर रहे हैं। ये कैसे काम करता है? 360 वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो इस मेथड में हम हर प्राइम बेस को एक अलग ब्रैकेट में रखते हैं, और उस ब्रैकेट के अंदर हम उस बेस की पावर 0 से लेकर उसकी मैक्सिमम पावर तक की सभी वैल्यूज को आपस में जोड़ देते हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए बेस 2 वाले ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, जो कि असल में 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 है। इन सबको जोड़ें तो 15 आता है। ये तो आसान है। हाँ, अब बेस 3 वाले ब्रैकेट को देखते हैं। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये होगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यानी 1 प्लस 3 प्लस 9, जिसका टोटल हुआ 13। 13। और आखिर में बेस 5 वाले ब्रैकेट के लिए 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यानी 1 प्लस 5, जिसका टोटल है 6। तो हमारे पास 3 ब्रैकेट्स के टोटल आ गए 15, 13 और 6। अरे, अब मुझे समझ आ रहा है, जब हम इन तीनों ब्रैकेट्स का आपस में गुणा करेंगे तो मैथ्स के रूल के हिसाब से हर नंबर हर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल। और ये बिल्कुल वही 24 कॉम्बिनेशंस बनाएगा जो हमने पहले गिने थे। तो हमें बस 15 गुणा 13 गुणा 6 करना है, जिसका रिजल्ट आता है 1170। मतलब अगर मैं उन 24 फैक्टर्स को एक एक करके जोड़ती तो भी उत्तर 1170 ही आता। जी हाँ। और जिस तरह हमने इवन और ऑड फैक्टर्स की गिनती अलग-अलग की थी, हम उनका सम भी इसी ब्रैकेट वाले तरीके से अलग-अलग निकाल सकते हैं। ये भी पक्का उसी लॉजिक पर बेस्ड होगा। अगर मुझे इवन फैक्टर्स का सम निकालना है तो मुझे बस उस पहले वाले ब्रैकेट में से 2 की पावर 0 यानी 1 को हटा देना होगा, क्योंकि वो ऑड रिजल्ट दे सकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो पहला ब्रैकेट अब सिर्फ 2 प्लस 4 प्लस 8 रह जाएगा, जिसका टोटल है 14। बाकी दोनों ब्रैकेट्स 13 और 6 ही रहेंगे। तो 14 गुणा 13 गुणा 6 जो आता है 1092। ये हो गया इवन फैक्टर्स का सम। और ऑड फैक्टर्स के सम के लिए? उसके लिए हम बेस 2 वाले ब्रैकेट में से सब कुछ हटा देंगे, सिर्फ 2 की पावर 0 को छोड़कर, क्योंकि हमें सिर्फ ऑड रिजल्ट्स चाहिए। तो पहला ब्रैकेट सिर्फ 1 रह जाएगा। तो कैलकुलेशन होगी 1 गुणा 13 गुणा 6 जो आता है 78। और अगर मैं 1092 और 78 को जोड़ूं तो वो वापस 1170 बन जाता है। बिल्कुल परफेक्ट। नोट्स में यहाँ एक छोटा सा पॉइंट भी दिया है कि अगर कोई 720 के लिए यही प्रोसेस ट्राई करे तो उसके इवन फैक्टर्स का सम 2340 आता है और ऑड का सम 78 आता है। तो चलिए, अब तक हमने फैक्टर्स को गिन लिया और उनका सम भी निकाल लिया, लेकिन इन टुकड़ों का नेचर कैसा होता है? मतलब इनमें से कितने प्राइम हैं और कितने कंपोजिट? कंपोजिट यानी संयुक्त संख्याएं जो किसी और नंबर से भी कट जाती हों। इसका लॉजिक एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन पर टिका है। किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स 3 तरह के होते हैं। पहला है 1, दूसरे हैं प्राइम फैक्टर्स और तीसरे हैं कंपोजिट फैक्टर्स। तो 1 न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट? बिल्कुल।
एक हर नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन वो इन दोनों कैटेगरी से बाहर है। तो हमारी इक्वेशन बनती है टोटल फैक्टर्स बराबर 1 प्लस प्राइम प्लस कंपोजिट। समझ गई। और किसी नंबर में प्राइम फैक्टर्स की गिनती करना तो सबसे आसान काम है, वो बस उसके प्राइम बेसिस की गिनती के बराबर होती है। चलिए इसे 56 के एग्जाम्पल से समझते हैं। 56 का डीएनए है 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 प्राइम बेस हैं, 2 और 7। और इसके टोटल फैक्टर्स होंगे, पावर्स में 1 जोड़कर गुणा करें, 3 बन गया 4, 1 बन गया 2, तो 4 गुणा 2 बराबर 8। टोटल फैक्टर्स हुए 8। अब उस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, हमें कॉम्पोजिट फैक्टर्स निकालने हैं। तो टोटल 8 में से हम पहले प्राइम बेस की संख्या यानी 2 को घटा देंगे और फिर वो जो 1 था उसे भी घटा देंगे। तो 8 - 2 - 1 बचा 5, यानी 56 के ठीक 5 कॉम्पोजिट फैक्टर्स हैं। इसे 720 पर भी लागू करके देख लेते हैं। 720 का डीएनए है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। यहां हमारे पास 3 प्राइम बेस हैं, 2, 3 और 5। और पावर्स में 1 जोड़कर गुणा करने पर इसके टोटल फैक्टर्स 30 आते हैं। तो कॉम्पोजिट फैक्टर्स कितने होंगे? बचे। ये प्रोसेस तो इतनी सिस्टमैटिक है कि गलती की गुंजाइश ही नहीं बचती है ना? इसी सेक्शन में एक जगह को प्राइम या सह अभाज्य फैक्टर्स का भी जिक्र है। को प्राइम का मतलब क्या है? ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो। हाँ, बिल्कुल। कोप्राइम का मतलब है ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका एक के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर ना हो, यानी वे एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी हों। अच्छा। इसे निकालने के लिए अलजेब्रा के लंबे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन बेसिक लॉजिक यही है कि हम प्राइम बेसिस के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जो आपस में क्लैश ना करें। 56 जैसे 2 बेस वाले नंबर के लिए ऐसे 11 को प्राइम जोड़े बनते हैं। और 720 के लिए? 720 जैसे 3 बेस वाले नंबर के लिए मैथमेटिकल पैटर्न के हिसाब से कुल 68 ऐसी जोड़ियां बनती हैं जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ये तो किसी बहुत बड़ी डेटा सेट में एकदम प्रिसाइज फिल्टर लगाने जैसा है। और फिल्टर की बात करें तो अगला कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा। यह है उन फैक्टर्स को ढूंढना जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब हैं। ये कॉन्सेप्ट पावर्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग का असल मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सिमेट्री। हर चीज पेयर्स या जोड़ों में होनी चाहिए। हाँ, जैसे अगर मेरे पास 2 की पावर 5 है तो मैं उसमें से 2-2 के कितने एकदम परफेक्ट जोड़े बना सकती हूँ? सिर्फ 2 जोड़े बनेंगे और 1-2 अकेला छूट जाएगा। एकदम सही। इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स खोजने का शॉर्टकट रूल ये कहता है कि हर एक पावर को 2 से डिवाइड कर दें और सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट लें। डेसिमल या बचे हुए हिस्से को इग्नोर कर दें। और फिर हमेशा की तरह वो जो स्विच ऑफ वाली कंडीशन है उसे काउंट करने के लिए उसमें 1 जोड़ दें। वापस 720 पर चलते हैं। उसका डीएनए था 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, उसमें 1 जोड़ा स्विच ऑफ के लिए तो बन गया 3। 3 की पावर 2 है, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 जोड़ने पर ये 2 हो गया। और 5 की पावर 1 है, अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, लेकिन हमें तो पूरे जोड़े चाहिए, आधा तो चलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हम इंटीजर हिस्सा लेंगे जो 0 है, उसमें 1 जोड़ा तो 1 मिला। अब इन सबको गुणा करते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 1, उत्तर है 6। तो 720 के 30 फैक्टर्स में से सिर्फ 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये तो विजुअलाइज करने में बहुत ही आसान है। और परफेक्ट क्यूब के लिए क्या लॉजिक होगा? क्यूब में हमें जोड़े नहीं बल्कि 3-3 के सेट चाहिए होते हैं जिन्हें ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो हम पावर को 2 के बजाय 3 से डिवाइड करेंगे। तो 720 की पावर्स हैं 4, 2 और 1। इन्हें 3 से डिवाइड करके इंटीजर लेते हैं। 4/3 से मिला 1, 2/3 से 0 और 1/3 से भी 0। सब में 1 जोड़ देते हैं तो ये बन गए 2, 1 और 1। गुना करने पर 2 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 2, यानी सिर्फ 2 फैक्टर परफेक्ट क्यूब है। और अगर कोई पूछे कि ऐसा फैक्टर बताओ जो स्क्वायर भी हो और क्यूब भी, इसका मतलब है हमें 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स चाहिए, यानी 6 का मल्टीपल। तो हम पावर को सीधा 6 से डिवाइड करेंगे। जी हाँ, 720 के केस में सभी पावर्स को 6 से डिवाइड करने पर इंटीजर 0 ही आता है। सब में 1 जोड़ने पर 1 गुणा 1 गुणा 1 मिलता है। तो मतलब सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है और यकीनन वो नंबर 1 खुद ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है
और क्यूब भी 1 होता है। सही जवाब। अब हमारे पास इन सारे बेसिक फॉर्मूलों और लॉजिक्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो गया है। लेकिन असल जिंदगी में या फिर एग्जाम्स में इतने सीधे सवाल नहीं पूछे जाते। वो कोई ना कोई उलझी हुई कंडीशन लगा देते हैं। हाँ, जिन्हें हम एडवांस्ड एप्लीकेशंस कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सवाल आता है कि 720 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो स्पेशली 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो मैं पक्का 720 के सारे 30 फैक्टर्स लिखती और हर एक को 10 से डिवाइड करके चेक करती। यहीं पर हम रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको डीएनए में से एक स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस को अलग करना है। 10 का प्राइम फॉर्म क्या है? 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो आप 720 के डीएनए में से इस 10 को एक तरह से टैक्स के रूप में पहले ही बाहर निकाल लीजिए। ओहो, अगर मैं 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 1 निकाल दूं तो 2 की पावर 3 बचता है। 3 की पावर 2 वैसे ही रहेगा क्योंकि 10 में तो कोई 3 होता नहीं है, और 5 की पावर 1 तो पूरा का पूरा ही बाहर निकल जाएगा। तो आपका बचा हुआ डीएनए क्या हुआ? बचा हुआ हिस्सा हुआ 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। बिल्कुल। अब आपको बस इस बचे हुए हिस्से के टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि पावर्स में 1 जोड़कर गुणा करने से आ जाएगा। तो 3 बन जाएगा 4 और 2 बन जाएगा 3। 4 गुणा 3 बराबर 12। तो 720 के 12 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 10 से पूरी तरह कट जाएंगे। ये तो बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। हाँ, लेकिन नोट्स में एक 14,400 वाला एग्जाम्पल भी है, जिसमें डबल कंडीशन है। हाँ, वो मुझे थोड़ा ट्रिकी लग रहा था। सवाल ये है कि 14,400 के ऐसे फैक्टर्स बताओ जो 18 से डिवाइड होते हों, लेकिन 36 से नहीं। इसे 2 आसान स्टेप्स में सॉल्व किया जा सकता है। पहले स्टेप में हम बिल्कुल वही करेंगे जो हमने 10 के साथ किया। 14,400 का डीएनए होता है 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है। इसमें से हम 18 को बाहर निकालेंगे। 18 यानी 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। तो शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2। इसके टोटल फैक्टर्स होंगे 5 में 1 जोड़ा 6, 2 में 1 जोड़ा 3, 6 गुणा 3 बराबर 18। तो 18 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 18 से डिवाइड होते हैं। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हमें वे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो 36 से डिवाइड होते हैं, ताकि हम उन्हें हटा सकें। तो 14,400 में से 36 यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 को बाहर निकाला तो बचेगा 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। इसके फैक्टर्स होंगे 4 + 1 5 और 2 + 1 3। 5 गुणा 3 बराबर 15। अब फाइनल आंसर बहुत सीधा है। आपके पास टोटल 18 ऐसे फैक्टर्स थे जो 18 से कटते थे। उनमें से 15 ऐसे निकले जो 36 से भी करते हैं। तो बस 18 में से उन 15 को घटा देना है, उत्तर आएगा 3। मतलब सिर्फ 3 ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस डबल कंडीशन को पास करते हैं। ये लॉजिक का बेहतरीन इस्तेमाल है। अगला एप्लीकेशन है व्युत्क्रम का योग, या जिसे हम सम ऑफ रेसिप्रोकल्स कहते हैं। मान लीजिए किसी ने 16 के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स का सम पूछा, मतलब 1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। इन्हें फ्रैक्शन में जोड़ना काफी लंबा प्रोसेस हो सकता है। हाँ, लेकिन इसका शॉर्टकट तो कमाल का है। बस जो फैक्टर्स का टोटल सम है उसे ओरिजिनल नंबर से डिवाइड कर दो। 16 के फैक्टर्स का सम 31 होता है और ओरिजिनल नंबर 16 है, तो उत्तर सीधे आ जाता है 31/16। ये शॉर्टकट एग्जाम्स में काफी टाइम बचा सकता है। और अंत में एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग की कसरत करवाता है, रिमाइंडर प्रॉब्लम। रिमाइंडर वाला सवाल क्या है? सवाल सुनिए। जब 732 को x से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 12 बचता है। तो x के कितने पॉसिबल मान या वैल्यूज हो सकते हैं? ये तो किसी पहेली जैसा लग रहा है। अगर 732 को x से डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब है कि 732 में से अगर मैं वो एक्स्ट्रा 12 हटा दूं, यानी 720, तो वो 720 उस x से पूरी तरह कट जाना चाहिए। हाँ, तो x असल में 720 का ही कोई फैक्टर है। आपने आधी पहली सुलझा ली। लेकिन यहाँ एक पेंच है। डिवाइजर का एक बेसिक रूल होता है। चूंकि रिमाइंडर 12 बचा है, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं यानी x, वो हमेशा 12 से बड़ा होना चाहिए। अरे हाँ, जाहिर सी बात है। अगर मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर 12 कैसे बच सकता है?
रिमाइंडर तो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है, तो इसका मतलब हमें 720 के वो सारे फैक्टर्स चाहिए जो 12 से बड़े हों। बिल्कुल। हम जानते हैं कि 720 के टोटल 30 फैक्टर्स होते हैं। तो बजाय इसके कि हम 12 से बड़े सारे फैक्टर्स एक-एक करके खोजें, हम 12 और 12 से छोटे फैक्टर्स को गिनकर उन्हें कुल 30 में से घटा देते हैं। तो 720 के 12 तक के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 12। ये कुल 10 नंबर्स हो गए। तो बस हम टोटल 30 में से इन 10 को हटा देते हैं। 30 माइनस 10 बराबर 20। तो x के पॉसिबल मानों की गिनती 20 होगी। ये तो वाकई में एक आहा मोमेंट था। और हाँ, अंत में फैक्टर्स के प्रोडक्ट या गुणनफल का भी एक सीधा शॉर्टकट दिया है। जो नंबर है उसकी पावर में बस टोटल फैक्टर्स का आधा लगा दीजिए, जिसे हम n की पावर n/2 कहते हैं। हाँ, तो 360 के लिए जिसके 24 फैक्टर्स हैं, ये हो जाएगा 360 की पावर 12। बिल्कुल, विभाजिता के रहस्य। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि विभाजिता के नियमों को स्कूल में सिर्फ एक शॉर्टकट की तरह पढ़ाया जाता है। बस रट लो ताकि गणना जल्दी हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सूत्रों को रटना नहीं ना। एकदम नहीं। स्रोत सामग्री को गहराई से देखने पर समझ आता है कि ये नियम कोई जादू या तरकीब नहीं है। ये तो सीधा सीधा इस बात का नतीजा है कि हमारा संख्या तंत्र, हमारा नंबर सिस्टम बना कैसे है। मतलब ये एक गुप्त भाषा की तरह काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब इन पैटर्न्स की यांत्रिकी या कह लें इनका मैकेनिज्म समझ में आ जाता है, तो बड़े से बड़े डेटा को डिकोड करना एक बहुत ही तार्किक और मजेदार खेल बन जाता है। तो चलिए फिर इस वास्तुकला की एकदम नींव से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। स्रोत सामग्री में संख्याओं के 5 मुख्य परिवारों का जिक्र है। पहला परिवार वो है जो हमें सबसे ज्यादा जाना पहचाना लगता है, द टेल एंडर्स, यानी अंतिम अंकों का खेल। राइट, द टेल एंडर्स। इसे देखकर मुझे एक एनालॉजी याद आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब के दरवाजे पर एक बाउंसर खड़ा है। अच्छा, बाउंसर। हाँ, वो क्लब के अंदर जाने के लिए पूरी भीड़ की आईडी चेक नहीं करता। वो बस लाइन में लगे आखिरी व्यक्ति की आईडी देखता है और उसी के आधार पर पूरी की पूरी भीड़ को अंदर जाने की अनुमति दे देता है। ये बाउंसर वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। द टेल एंडर्स सिद्धांत पूरी तरह से इसी बात पर निर्भर करता है कि कोई संख्या खत्म कैसे हो रही है। लेकिन दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमारे बेस 10 यानी आधार 10 संख्या तंत्र में छिपा है। अगर हम 10 के अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स देखें तो वो सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 और 5। हाँ, 2 पंचे 10 होता है। बिल्कुल। इसलिए जब भी गिनती 10, 100 या 1000 के किसी मील के पत्थर को पार करती है, तो वो हिस्सा हमेशा 2 और 5 से पूरी तरह कटी जाता है। अच्छा, मतलब अगर कोई संख्या 346 है तो उसे 340 और 6 के रूप में तोड़कर देखा जा सकता है। एकदम सही। और 340 तो 10 का गुणज है, तो वो 2 या 5 से कटेगा ही। इसलिए सारा दारोमदार सिर्फ उस पूंछ पर आ जाता है, यानी आखिरी अंक 6 पर। राइट। और यही पैटर्न घातों यानी पावर्स के साथ और गहरा होता जाता है। जैसे 2 की घात 1 2 होता है। इसलिए हम सिर्फ आखिरी एक अंक जांचते हैं कि वो सम है या नहीं। हाँ, इवन नंबर है या नहीं। फिर 2 की घात 2 4 होता है, तो 4 से विभाज्यता के लिए आखिरी 2 अंक देखे जाते हैं। अच्छा, तो 2 की घात 3 8 है, इसलिए 8 के लिए आखिरी 3 अंक। बिल्कुल। और 16 के लिए आखिरी 4 अंक। स्रोत में इसका एक बहुत शानदार उदाहरण दिया है, 324096। बाप रे, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन ये 16 से विभाज्य है या नहीं, ये जानने के लिए पूरी संख्या को भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया, सिर्फ आखिरी 4 अंकों को लेना होगा जो 4096 है। एकदम सही। और चूंकि 4096 16 से पूरी तरह कट जाता है, इसलिए वो 6 अंकों की पूरी संख्या 16 के क्लब में प्रवेश पा लेगी। हाँ, वो बाउंसर उसे अंदर जाने देगा। और दिलचस्प बात यह है कि यही पूरा तंत्र 5 के परिवार पे भी लागू होता है। मतलब 25 के लिए आखिरी 2 अंक देखे जाएंगे, जैसे 75 या 50। बिल्कुल। और 125 के लिए आखिरी 3 अंक। बेस 10 के कारण 2 और 5 का व्यवहार एकदम दर्पण छवियों यानी मिरर इमेजेस की तरह होता है। यहां तक तो बात एकदम तार्किक लगती है, क्योंकि 2 और 5 तो 10 के गुणनखंड हैं। हाँ, लेकिन स्रोत में जो अगला परिवार बताया गया है, द डिजिट एडर्स, जिसमें 3 और 9 आते हैं, यहां वो बाउंसर वाला तरीका काम नहीं करता। नहीं, यहाँ नियम बदल जाता है। इसमें तो पूरी संख्या के अंकों को आपस में जोड़ा जाता है।
मेरी शंका ये है कि बेस 10 तो 9 या 3 से नहीं कटता, तो फिर अंकों को जोड़ने से विभाज्यता कैसे तय हो सकती है? ये बहुत ही तार्किक शंका है, और सच कहूं तो यहीं पर गणित की असली सुंदरता सामने आती है। बेस 10 सीधे तौर पर 9 से नहीं कटता, ये सच है। हाँ, लेकिन 10 को हम 9 + 1 लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह 100 को 99 + 1 और 1000 को 999 + 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई अंक 10वें, 100वें या 1000वें स्थान पर होता है, तो उसका 9 से कटने वाला एक बड़ा हिस्सा अपने आप अलग हो जाता है। ओहो, और हर बार शेषफल के रूप में ठीक वही अंक बच जाता है। बिल्कुल। जैसे अगर संख्या 500 है, तो वो 5 गुणा 100 है, और 100 का मतलब है 99 + 1। तो 5 गुणा 99 तो 9 से कट ही जाएगा, बचेगा सिर्फ 5 गुणा 1 यानी 5। राइट, इसलिए हम सीधे उस 5 को उठा लेते हैं। ये तो सचमुच अविश्वसनीय रूप से सरल है। मतलब हम पूरी संख्या में से वो एक वाले हिस्से जोड़ते जा रहे हैं। हाँ, स्रोत से 5, 2, 3, 8, 7, 2 का उदाहरण लेते हैं। इसके हर स्थानीय मान से जो एक बचा, वो उन अंकों के बराबर ही है। तो अगर हम इन अंकों का योग करें, 5, 2, 3, 8, 7 और 2, तो योगफल 27 आता है। और चूंकि 27 स्पष्ट रूप से 9 का गुणज है, तो ये साबित हो जाता है कि पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। और 3 का नियम भी बिल्कुल यही है, क्योंकि 9 खुद 3 का गुणज है। एकदम सही। इसी खंड में 6 का नियम भी दिया गया है, लेकिन वो कोई नया पैटर्न नहीं लगता। वो तो किसी टोल प्लाजा पर 2 अलग-अलग चेक पॉइंट पार करने जैसा है। हाँ, क्योंकि 6 वास्तव में 2 और 3 का गुणनफल है, तो 6 से विभाज्यता के लिए संख्या को 2 का बाउंसर नियम पास करना होता है, यानी अंतिम अंक सम होना चाहिए। और साथ ही 3 का अंकों के योग का नियम भी पास करना होता है। बिल्कुल, ये संयुक्त नियमों की हमारी पहली झलक है। अब उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो गणित में अक्सर सबसे ज्यादा खौफ पैदा करता है, 7, 11, 13 और 17 जैसी अभाज्य संख्याएं। हाँ, प्राइम नंबर्स, ये अक्सर लोगों को परेशान करते हैं। ये किसी सीधे पैटर्न का पालन करते हुए नहीं दिखते। स्रोत सामग्री इन्हें द ऑल्टरनेटर्स और द ऑस्क्यूलेटर्स के रूप में बांटती है। अगर 11 की बात करें तो इसके नियम में सम और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ा और घटाया जाता है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। क्या इसके पीछे कोई सीसॉ मतलब संतुलन का कोई खेल चल रहा है? सीसॉ बहुत ही उत्तम एनालॉजी है इसके लिए। 11 का नियम वास्तव में स्थानों के बीच संतुलन खोजने के बारे में ही है। अच्छा, वो कैसे? याद है हमने 10 को 9 + 1 लिखा था? हाँ, 9 के नियम में 11 के लिए हम 10 को 11 - 1 लिखते हैं और 100 को 99 + 1 लिखते हैं। ओहो, तो ये +1 और -1 का क्रम लगातार बदलता रहता है? बिल्कुल, इसी कारण से हमें विषम और सम स्थानों पर मौजूद अंकों का अलग-अलग योग करना होता है। और फिर उन दोनों योगफलों के बीच का अंतर निकालना होता है। राइट। यदि वो अंतर 0 है या 11 का कोई गुणज है, तो हमारा सीसॉ पूरी तरह से संतुलित माना जाएगा। स्रोत में 166452 का एक उदाहरण है। चलिए इसका सीसॉ बनाते हैं। हाँ, बनाइए। विषम स्थानों यानी पहले, तीसरे, 5वें नंबर के अंक हैं 1, 6 और 5, जिनका योग 12 होता है। और सम स्थानों के अंक? दूसरे, चौथे, छठे स्थान पर हैं 6, 4 और 2। इनका योग भी 12 ही होता है। तो दोनों तरफ 12 है, अंतर 0 हुआ। सीसॉ एकदम संतुलित है, मतलब ये 11 से विभाज्य है। एकदम सही। और आपको पता है, 7 का नियम भी संतुलन पर ही आधारित है, लेकिन वो अकेले अंकों के बजाय त्रिक यानी ट्रिपलेट्स के साथ काम करता है। ट्रिपलेट्स मतलब 3-3 के जोड़े? हाँ, किसी भी बड़ी संख्या को दाईं ओर से 3-3 के समूहों में बांट दिया जाता है। जैसे अगर संख्या 123,448 है, तो पीछे से 3 अंक लिए जो 348 हुए। और आगे क्या बचा? आगे बचे 12, जिसे हम 0-12 मान सकते हैं। अब बस इन दो समूहों के बीच का अंतर देखा जाता है। 348 में से 12 घटाने पर 336 बचता है। हाँ, और एक विशाल संख्या की तुलना में 336 को जांचना तो बहुत आसान है। बिल्कुल। 336 को 7 से भाग देने पर 48 आता है, जिसका मतलब है कि ये 7 से पूरी तरह विभाज्य है। तो परिणाम स्वरूप मूल संख्या 123,448 भी 7 से कट जाएगी। ये लंबी भाग विधि से तो कहीं अधिक तेज है ना? लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम दी ऑस्क्यूलेटर्स पर आते हैं। हाँ, जो 13 और 17 के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्रोत में इसे एक गियर तंत्र या गियर मैकेनिज्म बताया गया है। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो 13 का नियम थोड़ा अजीब लगता है।
ये कहता है कि अंतिम अंक को 4 से गुणा करके बची हुई बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाए। देखने में ये थोड़ा लंबा लग सकता है। मतलब ये तो भाग देने जितना ही जटिल लग रहा है। एक अंतिम अंक को इतनी बड़ी संख्या से गुणा करके वापस जोड़ना, ये असल में समय कैसे बचा रहा है? और ये 4 ही कहाँ से आया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर ये नहीं समझा कि 4 कहाँ से आया तो ये सिर्फ एक रटने वाला फॉर्मूला लगेगा। गियर तंत्र को हम ऐसे समझ सकते हैं, हम संख्या को 13 के सबसे करीबी और आसान गुणज की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 13 को 3 से गुणा करने पर 39 आता है, राइट? हाँ, 13 ते 39। और 39 40 से सिर्फ एक कम है। वो जो 40 का 4 है ना, वही हमारा गियर अनुपात बन जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक है। मतलब हम अंधाधुन गुणा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अंतिम अंक को 4 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ने से हम उस पूरी संख्या को 13 के गुणजों के करीब समेट रहे हैं। एकदम सटीक। इसे 169 के उदाहरण से देखते हैं। अंतिम अंक 9 है, तो 9 का 4 गुना 36 हुआ। अब बची हुई संख्या 16 में 36 जोड़ दें तो 52 मिलता है। और 52 स्पष्ट रूप से 13 का गुणज है। 13 चौके 52। तो ये पूरी प्रक्रिया एक बड़े गियर को छोटे गियर की मदद से घुमाने जैसी है, जहां हर घुमाव संख्या को छोटा और आसान बना देता है। और 17 के लिए भी गियर तंत्र ही है, लेकिन यहाँ गियर उल्टी दिशा में घूमता है। हाँ, इसमें अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाना होता है। यहाँ 5 इसलिए आया क्योंकि 17 तिया 51 होता है, जो 50 से 1 ज्यादा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो 50 का 5 लिया गया, और चूंकि 51 ज्यादा है इसलिए हम जोड़ते नहीं, घटाते हैं। राइट। उदाहरण के तौर पर 391 को लें। अंतिम अंक 1 है। 1 का 5 गुना 5 ही होगा। और 39 में से 5 घटाने पर 34 बचता है, जो 17 का सीधा गुणज है। 17 दूनी 34। ये सचमुच गियर के आगे और पीछे घूमने जैसा ही है। इन नियमों को समझने के बाद स्रोत का अगला खंड संख्याओं की दुनिया के एक बहुत ही रहस्यमय पैटर्न को सामने लाता है। द मैजिक रिपीटर्स, जादुई गुणक। हाँ, और इनमें 1001 को एक बहुत ही विशेष स्थान मिला हुआ है। शुरुआत में जो सवाल उठाया गया वो 47, 977 जैसी संख्या के बारे में, वो इसी जादुई गुणक से जुड़ा है ना? बिल्कुल जुड़ा है। तो क्या 1001 के पीछे कोई गहरी गणितीय साजिश है? इसे संख्याओं की वास्तुकला की एक खूबसूरत साजिश जरूर कह सकते हैं। 1001 कोई साधारण संख्या नहीं है। ये दरअसल 7, 11 और 13 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM है। मतलब 7, 11 और 13 का आपस में गुणा करने पर 1001 प्राप्त होता है? हाँ, और इसका सबसे जादुई गुण ये है कि जब भी किसी 3 अंकीय संख्या को 1001 से गुणा किया जाता है तो वो संख्या खुद को दोहराने लगती है। अच्छा, जैसे 123 गुणा 1001 करने पर परिणाम 123 होगा। एकदम सही, क्योंकि 123 गुणा 1000 होता है 12300, और उसमें एक और 123 जोड़ने पर वो 123 बन जाता है। क्या बात है। अब स्रोत में दिए गए उस व्यवहारिक उदाहरण को देखा जाए। प्रश्न है कि एक 6 अंकों की संख्या है 479XYZ। हाँ, और ये बताया गया है कि ये संख्या 7, 11 और 13 तीनों से पूरी तरह विभाज्य है। तो y + z ब्रैकेट में गुणा x का मान क्या होगा? अगर किसी को ये 1001 का रहस्य नहीं मालूम तो वो इंसान इसमें बुरी तरह उलझ जाएगा। हाँ, वो भागी करता है जाएगा, लेकिन द मैजिक रिपीटर्स का ज्ञान इस समस्या को सेकंडों में हल कर देता है। बिल्कुल। चूंकि संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है, इसका सीधा अर्थ है कि वो 1001 का गुणज है। और जो 6 अंकों की संख्या 1001 का गुणज होती है, वो एक 3 अंकीय संख्या का दोहराव भी हो सकती है। तो ये रहस्य खुल गया कि 479XYZ वास्तव में 479479 ही होना चाहिए। पलक झपकते ही x, y और z के मान सामने आ गए। x की वैल्यू 4 है, y की 7 है और z की 9 है। अब बस समीकरण को हल करना है। हाँ, y + z हुआ 7 और 9 का जोड़ यानी 16, और 16 को x यानी 4 से गुणा करने पर 64 प्राप्त होता है। कितना आसान था ये। और ये पैटर्न सिर्फ 1001 तक सीमित नहीं है, 1101 भी इसी तरह काम करता है। वो कैसे? वो किसी भी 2 अंकीय संख्या को 3 बार दोहरा देता है। जैसे 35 बन जाएगा 353535। अद्भुत। ये जादुई गुणक साफ करते हैं कि संख्याएं रैंडम नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, वे एक बहुत ही कसी हुई सममितीय या सिमेट्रिकल संरचना का हिस्सा है। अब इस जादू से निकलकर थोड़ी वास्तविक दुनिया की गणनाओं पर विचार करते हैं, जहां संयुक्त नियमों यानी कंबाइंड रूल्स का उपयोग करना पड़ता है।
हाँ, स्रोत का चौथा सेक्शन इन्हीं नियमों को एक साथ लागू करने की विधि बताता है। ये मुझे किसी कॉम्बिनेशन लॉक को खोलने जैसा लगता है, जहां हर डायल को सही अंक पर सेट करने के लिए एक अलग सुराग की जरूरत होती है। कॉम्बिनेशन लॉक की उपमा यहाँ एकदम परफेक्ट है, क्योंकि व्यवहारिक डेटा या विश्लेषणात्मक सवालों में आपसे सीधे 2 या 3 से विभाज्यता नहीं पूछी जाती। हाँ, वहां 72 या 45 जैसी बड़ी संख्याओं का सामना होता है। और 72 का अपना कोई स्वतंत्र नियम नहीं है। ऐसे में हम बड़ी संख्या को को-प्राइम या सअभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं। को-प्राइम मतलब ऐसे दो गुणनखंड जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। एकदम सही। स्रोत के उदाहरण संख्या 3 को लेते हैं। एक बड़ी संख्या दी गई है 7y9745x2। इसे 72 से जांचना है, तो 72 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा जो को-प्राइम हो, जैसे 8 और 9। हाँ, क्योंकि 8ने में 72 होता है। अब कॉम्बिनेशन लॉक के 2 डायल हैं, एक 8 के नियम से खुलेगा और दूसरा 9 के नियम से। पहले 8 का नियम लगाते हैं। द टेल एंडर्स के अनुसार 8 के लिए अंतिम 3 अंक देखने होते हैं, जो यहाँ 5x2 हैं। और प्रश्न की शर्त है कि x का मान अधिकतम यानी मैक्सिमम होना चाहिए। अगर हम इसे दिमाग में हल करें, तो यदि x की जगह सबसे बड़ा अंक 9 रख दिया जाए, तो संख्या 592 बनती है। बिल्कुल। 592 को 8 से भाग देकर देखने पर यह पूरी तरह कट जाता है। 8 सत्ते 56, बचे 3, 8 चौके 32। इसका मतलब है कि लॉक का पहला डायल खुल गया। x का मान 9 है। अब दूसरा डायल 9 के नियम का है। हमारी संख्या अब 7y974592 बन गई है। हाँ। द डिजिट एडर्स के नियम के अनुसार इन अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। इन सभी अंकों का योग 43 आता है, और इसमें अभी y को भी जोड़ना है। 43 के बाद 9 के पहाड़े में अगली संख्या कौन सी आती है? तो 45 आती है। 43 को 45 बनाने के लिए केवल 2 की कमी है। तो y का मान 2 हो गया। अरे वाह, लॉक पूरी तरह खुल गया। x है 9 और y है 2। स्रोत के अनुसार अंतिम समीकरण 2x - y को हल करना है। तो 2 गुणा 9 - 2 यानी 18 - 2, 16 उत्तर आता है। एक बड़ी और डरावनी समस्या छोटे छोटे तार्किक टुकड़ों में टूटकर कितनी आसान हो गई। और इसी खंड में फैक्टरिंग यानी गुणनखंड निकालने की एक और बहुत ही शक्तिशाली तकनीक दी गई है। अच्छा। उदाहरण संख्या 5 एक ऐसी चुनौती है जो बिना कैलकुलेटर के असंभव सी लगती है। क्या है वो? 2 की घात 25 प्लस 2 की घात 26 प्लस 2 की घात 27 ये किससे विभाज्य है? बाप रे। अगर कोई इन घातांकों को पूरा गुणा करने बैठे तो शायद घंटों लग जाएं। हाँ, लेकिन यहाँ कॉमन निकालने की तकनीक एक गणितीय मार्शल आर्ट्स की तरह काम करती है। मार्शल आर्ट्स मतलब समस्या के ही वजन का इस्तेमाल करके उसे हल करना। बिल्कुल। तीनों पदों में सबसे छोटी घात 2 की घात 25 है। हम इसे कोष्टक या ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, तो ब्रैकेट के अंदर पहले पद की जगह 1 बचेगा, दूसरे की जगह 2 बचेगा, और तीसरे पद की जगह 2 की घात 2 यानी 4 बचेगा। राइट। अब ब्रैकेट के अंदर का योग देखिए, 1 + 2 + 4, ये हुआ 7। ओहो, इसका मतलब ये पूरी डरावनी संख्या वास्तव में 2 की घात 25 गुणा 7 के बराबर है। और चूंकि इसमें 7 एक स्पष्ट गुणक के रूप में मौजूद है, तो ये पूरी संख्या बिना किसी संदेह के 7 से पूरी तरह विभाज्य होगी। ये तो जटिलता को सरलता में बदलने का एक मास्टर क्लास है। अब इस विश्लेषण के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जो समस्या को देखने के नजरिए को पूरी तरह से उलट देता है। हाँ, अविभाज्यता का सिद्धांत, द आर्ट ऑफ नॉन डिविजिबिलिटी। कुछ स्थितियों में ये जानना ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सी संख्याएं विभाज्य नहीं हैं। ये मुझे एक मूर्तिकार के नजरिए जैसा लगता है। मूर्तिकार? वो कैसे? जब कोई मूर्तिकार पत्थर के ब्लॉक से मूर्ति बनाता है, तो वो ये नहीं सोचता कि मूर्ति क्या है। वो बस पत्थर के उन हिस्सों को काटकर हटा देता है जो मूर्ति का हिस्सा नहीं है। वाह। यहाँ भी हम उन्हीं संख्याओं को हटा रहे हैं जो हमारी शर्तों को पूरा नहीं करती। ये बहुत ही दार्शनिक और गणितीय रूप से सटीक विचार है। इसे हल करने के लिए हम वेन डायग्राम और ओवरलैपिंग सेट्स की अवधारणा का उपयोग करते हैं। स्रोत के उदाहरण 8 में ऐसा ही एक सवाल है। 700 से 950 तक कितनी संख्याएं न तो 3 से विभाज्य हैं, नहीं 7 से? तो मूर्तिकार का पत्थर का ब्लॉक 700 से 950 तक की कुल संख्याओं से बना है, जो कुल मिलाकर 251 संख्याएं होती हैं। अब इसमें से 3 और 7 से कटने वाली संख्याओं को छीलकर हटाना है। अगर हम गणना को संक्षेप में समझें, 251 संख्याओं की श्रेणी में 3 से विभाज्य लगभग 83 संख्याएं मिलती हैं। हाँ। इसी तरह 7 से विभाज्य संख्याएं लगभग 35 होती हैं। लेकिन यहाँ एक तार्किक पेंच है।
जो संख्याएं 3 और 7 दोनों से कटती हैं, जैसे 21 के गुणज, उन्हें तो दोनों सूचियों में 2 बार गिन लिया गया है ना? एकदम सही पकड़ा। 251 के संतराल में 21 के लगभग 11 गुणज होते हैं। हमें इस ओवरलैप को ठीक करना होगा। इसको जोड़ते हैं, जो 118 होता है। और उसमें से वो 11 घटा देते हैं जो 2 बार गिना गया था। तो 118 माइनस 11, परिणाम 107 आता है। और अंतिम चरण में कुल 251 संख्याओं में से इस 107 को हटा दिया जाता है। 251 माइनस 107 बचता है 144। यानी 144 ऐसी संख्याएं हैं जो ना 3 से कटती हैं ना 7 से। ये बाहर करने यानी एलिमिनेशन की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन है। रिमाइंडर थ्योरम मास्टरी यानी शेषफल प्रमेय के उन गहरे रहस्यों को डिकोड करना जो साबित करते हैं कि यह सिर्फ बची हुई संख्या नहीं है, ये तो कैलकुलेशन को सेकंडों में हल करने का एक पूरा विज्ञान है। इस यात्रा में हम भाग की बेसिक संरचना से शुरू करके फर्मैट, यूला और विल्सन जैसे उन्नत प्रमेयों तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनाटॉमी ऑफ डिवीजन। भाग की मूल संरचना का मुख्य सूत्र है n बराबर d गुणा q प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और उसमें शेषफल जोड़ते हैं। ये तो वही बेसिक फॉर्मूला है जो शायद हर किसी ने स्कूल में रटा होगा, लेकिन जब कोई छात्र इसे पढ़ता है तो दिमाग में तस्वीर साफ करने के लिए एक उदाहरण बहुत जरूरी होता है। उदाहरण, यदि किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 और शेषफल 13 हो तो मूल संख्या n निकालने के लिए हम मान रखेंगे। यहाँ भाजक d 38 है, भागफल q 24 है और शेषफल r 13 है। 38 और 24 का गुणा करने पर 912 प्राप्त होता है। और फिर उसमें वो 13 जोड़ देंगे। एकदम सही। 912 में 13 जोड़ने पर अंतिम उत्तर 925 प्राप्त होता है। ये बहुत ही सीधा और स्पष्ट है, लेकिन दस्तावेज में इसके ठीक बाद कुछ नियमों का जिक्र है, जैसे योगात्मक नियम या एडिटिव रूल। ये कैसे काम करता है? योगात्मक नियम, यदि s बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 है तो नया शेषफल r1 प्लस r2 प्लस r3 को d से भाग देने पर मिलने वाला शेषफल होगा। यहाँ बड़ी संख्याओं को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो ये तो ऐसा है जैसे 3 अलग-अलग पिज्जा पार्टियों से बचे हुए स्लाइस को एक साथ मिलाना। दिलचस्प है। मतलब एक नया पिज्जा बॉक्स पैक करना और फिर देखना कि अंत में कितने स्लाइस बाहर रह गए। इसके लिए शुरू के कुल पिज्जा गिनने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। हम सिर्फ बचे हुए स्लाइस यानी शेषफल से गणना करते हैं। उदाहरण के लिए 335, 608 और 853 को 13 से भाग देना। तो हम इन्हें जोड़ेंगे नहीं? नहीं, अलग अलग भाग देंगे। 335 को 13 से भाग देने पर 10 शेष बचता है। 608 को 13 से भाग देने पर भी 10 बचता है और 853 को भाग देने पर 8 बचता है। ओके, तो 10, 10 और 8। हाँ, अब सिर्फ इन शेषफलों को जोड़ेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 8 बराबर 28। अंत में 28 को 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, तो नया शेषफल 2 आएगा। वाह, ये वाकई बहुत समय बचाता है। और मुझे लगता है कि गुणात्मक नियम यानी मल्टीप्लिकेटिव रूल भी बिल्कुल इसी तर्ज पे काम करता है। गुणात्मक नियम x, y, z को 31 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 हैं। समीकरण 4x माइनस 2y प्लस 3z के लिए शेषफल ज्ञात करना। तो यहाँ भी पूरी वैल्यू निकालने के बजाय सीधे शेषफलों की वैल्यू रख देंगे। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। हम मान लेते हैं कि भागफल 1 है, तो x होगा 31 गुणा 1 प्लस 17 यानी 48, y होगा 31 गुणा 1 प्लस 24 यानी 55 और z होगा 31 गुणा 1 प्लस 27 यानी 58। तो हमारे पास x, y और z के मान आ गए। अब इन्हें समीकरण में रखेंगे। 4 गुणा 48 माइनस 2 गुणा 55 प्लस 3 गुणा 58। ये बनेगा 192 माइनस 110 प्लस 174। और इसे हल करने पर कुल मिलाकर 256 प्राप्त होता है। 256 को 31 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है। समझ गया। और हाँ, स्लाइड के डू इट योरसेल्फ भाग से मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि 116 को 8 से भाग देने पर उत्तर 4 ही आता है। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ है जो सच में बहुत कंफ्यूज कर रही है। क्या? अगला विषय है ऋणात्मक शेषफल या नेगेटिव रिमाइंडर। रुकिए, तकनीकी रूप से शेषफल कभी ऋणात्मक कैसे हो सकता है?
कोई भी बची हुई चीज शून्य से कम कैसे हो सकती है? ये कोई वास्तविक संख्या नहीं है, ये केवल गणना को आसान बनाने का एक शॉर्टकट है। नियम: अंतिम उत्तर बराबर ऋणात्मक मान प्लस भाजक। अच्छा, तो ये बस कैलकुलेशन को तेज करने का एक हैक है। ये काम कैसे करता है? उदाहरण दो, 89 को 9 से भाग देना। गणना के लिए हम 93 माइनस 4/9 का उपयोग करते हैं। इससे -4 प्राप्त होता है। ये थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि 93 भी तो 9 से नहीं कटता। स्रोत में इसी तरह दर्शाया गया है, लेकिन अगला उदाहरण इस सिद्धांत को पूरी तरह स्पष्ट कर देगा। 111 को 12 से भाग देना। हाँ, इसमें देखते हैं। 120 माइनस 9/12, 12 गुणा 10 होता है 120, जो 111 से 9 अधिक है। तो हम ऋणात्मक शेषफल -9 लेते हैं। नियम के अनुसार अंतिम उत्तर होगा -9 + 12 = 3। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। मतलब आगे जाके पीछे आना। अब तक हमने सिर्फ सामान्य संख्याओं को देखा है, लेकिन जब संख्याओं पर बड़ी बड़ी घात यानी पावर्स लगी हों, तब क्या होगा? बहुपद व्यंजक, विषम घात के नियम। यदि कोई व्यंजक a की घात n प्लस b की घात n के रूप में है, जहां n एक विषम संख्या है, तो ये हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा, शेषफल 0 आएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? बीजगणित का आधार a³ प्लस b³ का एक गुणनखंड हमेशा a प्लस b होता है। उदाहरण: 8 की घात 377 प्लस 5 की घात 371 को 13 से भाग देना। यहाँ 371 विषम है और 8 प्लस 5 का योग 13 है, अतः शेषफल 0 होगा। बिना कोई कैलकुलेशन किए। और घटाव के नियमों में क्या बदलाव आता है? घटाव के नियम: पहला, a की घात n माइनस b की घात n हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा, सभी n के लिए। दूसरा, यह a प्लस b से भी विभाजित होगा, लेकिन केवल तब जब n सम संख्या हो। सम यानी इवन पावर होने पर। महत्वपूर्ण नोट: a की घात n प्लस b की घात n, जहां n सम है, वो a प्लस b या a माइनस b किसी से भी विभाज्य नहीं है। ये तो बेसिक नियम हो गए, लेकिन स्रोतों में एक समांतर श्रेणी नियम या एपी रूल भी दिया है जो काफी डरावना लग रहा है। समांतर श्रेणी नियम सूत्र a की घात n प्लस b की घात n प्लस c की घात n इत्यादि को a प्लस b प्लस c से भाग देने पर शेषफल 0 होगा। इसकी कुछ शर्तें भी होंगी? 2 शर्तें। पहली, आधार वाली संख्याएं समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। दूसरी, घात n विषम होनी चाहिए। चलिए इसे एक टेस्ट पर रखते हैं। स्लाइड में एक उदाहरण है, 16 की घात 73 प्लस 17 की घात 73 प्लस 18 की घात 73 प्लस 19 की घात 73। इस पूरे को 70 से भाग देना है। स्टेप बाय स्टेप शर्तें चेक करेंगे। क्या 16, 17, 18, 19 समांतर श्रेणी में है? हाँ, अंतर 1 है। ठीक है। इन आधारों का योग 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 बराबर 70 है। घात n बराबर 73 है, जो कि विषम है। दोनों शर्तें पूरी, शेषफल सीधे 0 होगा। रुकिए, ये तो सच में जादू है। मतलब अगर कोई इसे बिना कैलकुलेटर के हल करने बैठे तो ये लगभग नामुमकिन है, लेकिन पैटर्न पहचानने से महज 2 सेकंड में उत्तर 0 आ गया। यही इन प्रमेयों की शक्ति है। अब तक आधार बदल रहे थे और पावर सेम थी, लेकिन जब हमारी संख्या भाजक से ठीक 1 अंक आगे या पीछे हो, तब कौन सा नियम लगेगा? आधार के करीब के मान। नियम 1, a प्लस 1 की घात n को a से भाग देना। उत्तर हमेशा 1 होगा सभी n के लिए। उदाहरण: 16 की घात 13 को 15 से भाग देना। 16 को 15 प्लस 1 लिखेंगे, 15 कट जाएगा, बचेगा 1 की घात 13 यानी 1। ये तो आसान है, लेकिन जब संख्या 1 छोटी हो, मतलब a-1 हो, तब क्या होगा? नियम 2 और 3, a-1 की घात n को a से भाग देना। यदि n सम है तो शेषफल 1 होगा। उदाहरण: 72 की घात 282 को 73 से भाग देना। 72 को 73-1 लिखेंगे, -1 की सम घात +1 बन जाएगी। और अगर विषम हो तो? यदि n विषम है तो शेषफल a-1 ही रहेगा। उदाहरण: 72 की घात 281 को 73 से भाग देना। -1 की विषम घात -1 ही रहेगी,
अंतिम उत्तर -1 + 73 = 72 होगा। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये सम और विषम का खेल बिल्कुल एक लाइट के ऑन ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है। कैसे? जब पावर इवन होती है तो -1 और -1 गुणा होके +1 बन जाते हैं, मतलब स्विच ऑन हो गया और सीधा 1 मिल गया। लेकिन जब पावर ऑड होती है तो स्विच ऑफ हो जाता है और वापस वही संख्या यानी a-1 मिल जाती है। बहुत ही स्पष्ट एनालॉजी है। अब तक तो हमने बेसिक बीजगणित देखा, लेकिन अब नंबर थ्योरी के असली टाइटन्स मैदान में आते हैं। ये हिस्सा अभाज्य संख्याओं और फैक्टोरियल्स के जादू पर बात करता है। फर्मेट का शेषफल प्रमेय। सूत्र a की घात p-1 को p से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जहां p एक अभाज्य संख्या है। क्या हम इसे किसी बड़े नंबर पर लगाकर देख सकते हैं? उदाहरण 1, 82 की घात 54 को 19 से भाग देना। p 19 है तो p-1 होगा 18। 54 को 18 गुणा 3 लिख सकते हैं। ओके। ये बनेगा 82 की घात 18 और पूरे की घात 3। फर्मेट के नियम से अंदर वाला हिस्सा 1 बन जाएगा और 1 की घात 3 भी 1 होता है। ये तो बहुत साफ है। और अगर संख्या सीधे तौर पर ना कटे? उदाहरण 2, 93 की घात 51 को 11 से भाग देना। p 11 है तो p-1 होगा 10। 51 को 10 के गुणज में तोड़ेंगे। 93 की घात 50 गुणा 93 की घात 1। तो 50 वाला हिस्सा 1 बन जाएगा। सही। 93 की घात 50 फर्मेट के अनुसार 1 बन जाएगा। बचा सिर्फ 93। 93 को 11 से भाग देने पर 11 अट्ठे 88, तो शेषफल 5 बचेगा। बहुत ही तार्किक। इसके बाद यूलर का शेषफल प्रमेय आता है। दस्तावेज में इसे टोशन फंक्शन कहा गया है। ये क्या चीज है? यूलर का प्रमेय किसी भी भाजक n पर काम करता है। सूत्र a की घात phi n को n से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। और ये phi n ही टोशन फंक्शन है? हाँ, टोशंट phi n निकालना। 72 का टोशंट 72 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 और 3 की घात 2 है। आधार अभाज्य संख्याएं 2 और 3 है। phi 72 = 72 गुणा 1-1/2 गुणा 1-1/3। इसे हल करने पर क्या मिलेगा? 72 गुणा 1/2 गुणा 2/3। 2 से 2 कट गया। 72/3 = 24। तो 72 का टोशन 24 है। और स्लाइड में लिखा है कि 100 का टोशन 40 होता है। एक सेकंड। अगर मैं इन डॉट्स को कनेक्ट करूं तो क्या फर्मेट का नियम दरअसल यूलर के नियम का ही एक स्पेशल वर्जन है? क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या p का टोशन तो हमेशा p-1 ही होगा ना? और फर्मेट के फॉर्मूले में भी घात में p-1 ही है। एकदम सही विश्लेषण है। अभाज्य संख्याओं के लिए टोशन सीधे p-1 होता है, इसीलिए फर्मेट का नियम यूलर के अंतर्गत आता है। ये तो बहुत बढ़िया कनेक्शन है। विल्सन का शेषफल प्रमेय। ये फैक्टोरियल्स का नियम है। सूत्र p-1 के फैक्टोरियल को p से भाग देने पर शेषफल -1 या p-1 होगा, जहां p एक अभाज्य संख्या है। इसका कोई छोटा उदाहरण। 40 के फैक्टोरियल को 41 से विभाजित करना। 41 अभाज्य है। विल्सन के प्रमेय से 41 - 1 के फैक्टोरियल का शेषफल -1 होगा। और ऋणात्मक शेषफल के नियम से इसमें भाजक जोड़ देंगे। हाँ, -1 + 41 = 40, अतः उत्तर 40 है। अमेजिंग। तो अब समय आ गया है फाइनल टेस्ट का। स्लाइड के अंत में 2 प्रश्न हैं। पहला है 9 की घात 111 को 13 से भाग देना, और दूसरा 96 की घात 132 को 97 से भाग देना। चलिए इन्हें सुलझाते हैं। पहले प्रश्न का हल। 9 की घात 111/13। 13 अभाज्य है तो फर्मेट प्रमेय p-1 होगा 12। 111 को 12 के गुणज में तोड़ेंगे। 12 गुणा 9 = 108। तो इसे 9 की घात 108 गुणा 9 की घात 3 लिखेंगे। बिल्कुल। 9 की घात 108 वाला हिस्सा 1 हो जाएगा। बचा 9 की घात 3 यानी 729। 729 को 13 से भाग देने पर 13 गुणा 56 होता है 728। शेषफल बचेगा 1। शानदार। और दूसरा प्रश्न 96 की घात 132/97। इसे तो हम उस आधार के करीब वाले नियम से सीधे कर सकते हैं। 97 अभाज्य है और 96 उससे ठीक 1 कम है। मतलब ये a-1 की घात n वाला रूप हो गया। 97 - 1 की घात 132/97। 97 कट गया, बचा -1। और घात 132 एक इवन पावर है, तो स्विच ऑन हो जाएगा और -1 + 1 बन जाएगा। तो इसका उत्तर भी 1 ही होगा।
परफेक्ट कैलकुलेशन। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे हम n बराबर dq प्लस r के उस साधारण से फॉर्मूले से शुरू होकर नेगेटिव रिमाइंडर के शॉर्टकट से होते हुए इन 3 महान टाइटन्स तक पहुंचे। इन प्रमेयों ने साबित कर दिया है कि भाग देना सिर्फ काटना नहीं है, इसके पीछे एक खूबसूरत पैटर्न है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम गणना और संख्यात्मक अभियोग्यता यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5 मुख्य गणितीय मॉड्यूल्स को डीकोड करेंगे। बिल्कुल। और मेरा लक्ष्य यही है कि आज हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलें, कोई एक्स्ट्रा कहानी नहीं। हम इन 5 मॉड्यूल्स को, जिसमें क्रमिक विभाजन, शून्यों की संख्या, संख्याओं की गिनती, विपरीत संख्या और बेस सिस्टम शामिल हैं, इन्हें स्लाइड दर स्लाइड समझेंगे। हाँ, सटीक फॉर्मूले और उदाहरणों के साथ। तो पहला सेक्शन शुरू करते हैं जो क्रमिक विभाजन मतलब सक्सेसिव डिवीजन पर है। यह सामान्य भाग देने से कैसे अलग है? देखिए, इसे एक सीढ़ी या स्टेयरकेस वाले डायग्राम की तरह समझिए। जब हम किसी संख्या n को सामान्य रूप से भाग देते हैं तो एक बार भागफल और शेषफल आ गया, बात खत्म। राइट, हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन क्रमिक विभाजन में ऐसा नहीं होता। इसमें पहले चरण का जो भागफल यानी कोशेंट आता है, वो अगले चरण के लिए नया भाज्य यानी डिविडेंड बन जाता है। अच्छा, मतलब एक चेन की तरह चलता है। एकदम सही। अब स्लाइड पे जो उदाहरण है उसे देखते हैं। मान लीजिए संख्या n को क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से भाग दिया जाता है। हाँ। और शेषफल क्रमशः 2, 1 और 4 मिलते हैं। तो यहाँ हम टॉप टू बॉटम नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप कैलकुलेशन करेंगे, अंतिम भागफल से शुरू करके ऊपर की ओर। तो कैलकुलेशन शुरू करने के लिए हम अंतिम भागफल क्या मानेंगे? हम अंतिम भागफल को 0 मान लेते हैं। इससे कैलकुलेशन आसान रहती है और n का सबसे छोटा मान मिलता है। राइट। तो सबसे नीचे भाजक 7 है और शेषफल 4 है, तो हम 7 को 0 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे। 7 गुणा 0 हुआ, 0 प्लस 4 बराबर 4। तो ये जो 4 आया, ये अब एक स्टेप ऊपर वाले भाग का भागफल बन गया। बिल्कुल। अब एक सीढ़ी ऊपर आइए जी। यहाँ भाजक 4 है और शेषफल 1। जी। तो 4 को इस नए भागफल 4 से गुणा कीजिए और 1 जोड़िए। 4 गुणा 4 16 और 1 17। हाँ, अब सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर चलते हैं। यहाँ भाजक 3 है और शेषफल 2 है। तो 17 को 3 से गुणा करेंगे जो 51 हुआ, और 2 जोड़ेंगे तो 53। एग्जैक्टली। अतः n का मान 53 है। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन से ये एकदम साफ हो जाता है। बहुत ही लॉजिकल है। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट है विभाज्यता के लिए, जोड़ और घटाव का। स्लाइड में जो 42,072 वाला उदाहरण है, उसे 93 से विभाज्य बनाना है। देखिए, 42,072 को 93 से भाग देने पर 36 शेषफल बचता है। अब अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि बस 36 जोड़ दें, पर वो गलत है। हाँ, क्योंकि हमें वो संख्या चाहिए जो 93 का पूरा सेट बना दे। सही कहा। जोड़ने के लिए सूत्र है भाजक माइनस शेषफल, यानी 93 में से 36 घटाइए तो 57 आएगा। मतलब 57 जोड़ना होगा। बिल्कुल। और अगर घटाने का सवाल हो, जैसे स्लाइड में है 25,809 को 139 से विभाज्य बनाना, इसमें तो 94 शेषफल बच रहा है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे? घटाने का नियम बहुत सीधा है। जो एक्स्ट्रा है यानी जो शेषफल है उसे ही घटा दीजिए, बस 94 घटाना होगा। हाँ, ये काफी क्लियर है। तो अब संख्याओं को विभाजित करने के बाद आम अगले मॉड्यूल पर चलते हैं। शून्यों की संख्या यानी ट्रेलिंग जीरोज। हाँ, ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। बिल्कुल। किसी भी बड़े गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे ये पता लगाना। स्लाइड में इसे पजल पीस की तरह दिखाया गया है। मतलब शून्य केवल 2 और 5 के संयोजन उनके जोड़े से बनते हैं। राइट, एकदम सही। सिर्फ 2 और 5 का पेयर ही 10 बनाता है। उदाहरण देखिए, 8 गुणा 15 गुणा 24 गुणा 13। तो अगर हम इसके गुणनखंड करें तो 8 में 3 बार 2 है, 15 में 1 3 और 1 5 है, और 24 में 3 बार 2 और 1 3 है। 13 तो अभाज्य है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 2 की घात 6 हो गई। मतलब 6 बार 2 आया। लेकिन 5 तो सिर्फ एक ही बार आया है। हाँ, अब चूंकि शून्य जोड़े से बनता है और हमारे पास 5 सिर्फ 1 है, तो जोड़ा भी केवल 1 ही बनेगा। अच्छा, तो इस पूरे गुणा के अंत में केवल 1 ही शून्य होगा। बिल्कुल। अब इसी लॉजिक को फैक्टोरियल में लगाते हैं। मान लीजिए 7 का फैक्टोरियल है, मतलब 7 गुणा 6 गुणा 5 ऐसे 1 तक। राइट। अब इस पूरे विस्तार में देखिए, हर सम संख्या में 2 मौजूद है, तो 2 की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हाँ, कमी हमेशा 5 की होती है। इसीलिए फैक्टोरियल में शून्य निकालने के लिए हम केवल 5 की गिनती करते हैं, और इसके लिए हम उच्चतम घात या हाईएस्ट पावर का सूत्र इस्तेमाल करते हैं।
जो स्लाइड में दिया है, n/p का फ्लोर प्लस n/p स्क्वायर और ऐसे ही आगे। देखिए, सूत्र देखने में जटिल है पर बहुत आसान है। उदाहरण के लिए 47 का फैक्टोरियल। 47 को 5 से भाग दीजिए तो 9 बार जाएगा। 9 आ गया। हाँ, अब 47 को 25 यानी 5 के स्क्वायर से भाग दीजिए वो 1 बार जाएगा। तो 9 + 1 कुल 10 शून्य होंगे। अच्छा, और अगर संख्या बड़ी हो जैसे 300 का फैक्टोरियल? सेम स्टेप्स। 300 को 5 से भाग दिया, 60 आया। फिर 300 को 25 से भाग दिया, तो 12 आया। फिर 300 को 125 यानी 5 के क्यूब से भाग दिया तो 2 आया। और 625 से भाग देंगे तो 0 आएगा, क्योंकि वो 300 से बड़ा है। बिल्कुल। तो 60 + 12 + 2 कुल 74 शून्य होंगे। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच सच में बहुत कारगर है। चलिए शून्यों की गिनती से आगे बढ़कर अब अंकों की आवृत्ति और पृष्ठों की गिनती वाले तीसरे मॉड्यूल पर आते हैं। हाँ, काउंटिंग नंबर्स। स्लाइड में सवाल है कि 350 से 600 तक 5 कितनी बार आएगा। इसे मैन्युअली गिनना तो बहुत मुश्किल होगा। मैन्युअली कभी नहीं गिनना है। इसे 2 भागों में तोड़िए। पहले 1 से 600 तक 5 की आवृत्ति निकालिए, जो कि मानक पैटर्न के हिसाब से 148 बार होती है। राइट। अब 1 से 350 तक की आवृत्ति निकालिए, जो 86 बार होती है। तो बस 148 में से 86 को घटा देना है। बिल्कुल। 148 - 86 उत्तर 62 बार आएगा। वाओ, यह आसान था। इसी में एक टाइपराइटर और पृष्ठ गणना मतलब पेज काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है। देखिए, अगर 1 से 9 पेज की किताब है तो 9 स्ट्रोक लगेंगे। 1 से 99 पेज के लिए 189 स्ट्रोक लगते हैं। और 1 से 999 पेज के लिए 2889 स्ट्रोक। हाँ, इसके लिए अंकों की कुल संख्या का एक सीधा सूत्र है। n ब्रैकेट में n+1 - 111 n बार, जहां n कुल पृष्ठ है और n उन पृष्ठों में अंकों की संख्या है। बिल्कुल। पहला उदाहरण देखिए, 428 पृष्ठों वाली पुस्तक। यहाँ n 428 है और ये 3 अंकों की संख्या है तो n 3 होगा। तो फॉर्मूले में रखें 3 × 428 + 1 और इसमें से 111 घटा दे। सही है। 3 × 429 - 111 कैलकुलेट करने पर 1176 अंक आता है। और इसका उल्टा सवाल भी तो आ सकता है, जैसे उदाहरण 2 में है कि यदि 3189 अंकों का उपयोग हुआ है तो पृष्ठ कितने होंगे। ऐसे में हम जानते हैं कि 3189 2889 से बड़ा है, मतलब पृष्ठ 4 अंकों में होंगे। तो n का मान 4 हो जाएगा। हाँ, तो सूत्र बनेगा 4 × n + 1 - 1111 = 4189। 1111 को उधर ले जाके जोड़ेंगे तो 4300 हो जाएगा। बिल्कुल। तो 4 × n + 1 = 4300। 4 से काटा तो n + 1 = 1074। अच्छा, तो n का मान 1074 पृष्ठ आ गया। बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है। और एक छोटा सा नोट भी है स्लाइड में, 1 से 100 तक सभी अंकों का योग क्या होता है? वो हमेशा 901 होता है। इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों के योग को अलग अलग जोड़कर ये सीधा निकाला जा सकता है। एग्जाम के लिए इसे सीधे याद रखना बेहतर है। राइट। अब चौथे मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। वर्गों का अंतर और विपरीत संख्याएं, मतलब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स और रिवर्सिंग। देखिए, किसी संख्या n को हम x² - y² के रूप में लिख सकते हैं, जिसका विस्तार होता है x + y × x - y। हाँ, ये बेसिक अलजेब्रा है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम दिया गया है। वो नियम ये है कि x + y और x - y दोनों समान अवस्था में होने चाहिए, या तो दोनों सम हो या दोनों विषम। अगर एक सम और दूसरा विषम हो तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो x या y का मान दशमलव में आएगा, और प्राकृतिक संख्याओं के युग्म या पेयर्स बनाते समय हमें पूर्ण संख्याएं ही चाहिए। तो स्लाइड में जो n = 35 का उदाहरण है, 33 के गुणनखंड होते हैं 1 × 35 और 5 × 7। ये दोनों विषम विषम के जोड़े हैं, इसलिए यहाँ 2 जोड़ी संभव हैं। और n = 36 के मामले में 36 के कई जोड़े बनते हैं। 1 × 36 जो विषम और सम है तो अमान्य हो गया। 3 × 12 ये भी विषम और सम है। राइट। केवल 2 × 18 ऐसा जोड़ा है जहां दोनों सम संख्याएं हैं, इसलिए 36 के लिए केवल एक ही जोड़ी मान्य है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंकों को पलटने यानी रिवर्स करने वाले नियम पर आते हैं। 2 अंकीय संख्याओं को पलटना। इसका नियम सीधा है। मूल संख्या और विपरीत संख्या का योग हमेशा 11 का गुणज होता है
और उनका अंतर हमेशा 9 का गुणज होता है। तो स्लाइड का उदाहरण देखते हैं। यदि योग 77 है और अंतर 9 है, योग 77 है मतलब 11 गुणा x प्लस वाई बराबर 77, तो x प्लस वाई हो गया 7। और अगर अंतर 9 है तो 9 गुणा x माइनस वाई बराबर 9, मतलब x माइनस वाई हो गया 1। बिल्कुल। अब इन दोनों समीकरणों को हल करें। x प्लस वाई 7 है और x माइनस वाई 1, तो x का मान 4 आएगा और y का मान 3। तो वो संख्या 43 यानी 43 है। सही। और 3 अंकीय संख्याओं के लिए भी एक नियम है। अगर सैकड़ा और इकाई को आपस में बदलें तो अंतर हमेशा 99 का गुणज होगा। अच्छा, और अगर सैकड़ा और दहाई को बदले? तो अंतर हमेशा 90 का गुणज होगा। ये सीधे फॉर्मूले हैं जिन्हें अप्लाई करना होता है। राइट। चलिए अब हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प मॉड्यूल पर चलते हैं, बेस सिस्टम्स और उनका कन्वर्जन, यानी आधार प्रणाली और रूपांतरण। देखिए, अब तक की सारी गणना बेस 10 यानी दशमलव प्रणाली में थी। जी बिल्कुल। लेकिन कंप्यूटर बाइनरी यानी बेस 2 समझते हैं। स्लाइड में 4 सिस्टम्स हैं, बाइनरी बेस 2, ऑक्टल बेस 8, दशमलव बेस 10 और हेक्साडेसिमल बेस 16। बिल्कुल। अब दशमलव से किसी अन्य आधार में जाने के लिए हम पहले मॉड्यूल वाले क्रमिक विभाजन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो जैसे 63 जो दशमलव में है उसे बाइनरी में बदलना है तो 63 को लगातार 2 से भाग देते जाइए और जो शेषफल आए उसे लिखते जाइए। अंत में नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो 1 1 1 1 1 1 बेस 2 में आ जाएगा। मतलब 6 बार 1। और अगर 68 को ऑक्टल में बदलना हो तो उसे 8 से क्रमिक भाग दीजिए। उत्तर 103 बेस 8 आएगा। और 425 को 16 से भाग देंगे तो 1A9 बेस 16 आएगा। हेक्साडेसिमल में 10 से 15 तक के लिए A से F अक्षरों का प्रयोग होता है, राइट? एकदम सही। अब इसका उल्टा किसी अन्य बेस से दशमलव में आना हो तो हम पावर्स या घात का नियम लगाते हैं। वो कैसे? जैसे बाइनरी में 1 0 1 0 1 0 1 है, तो इसे दाएं से बाएं 2 की घात 0, 2 की घात 1 ऐसे गुणा करते हुए जोड़ते हैं। हल करने पर ये 85 आ जाएगा। समझ गई। और एक इंटरबेस कन्वर्जन का शॉर्टकट भी दिया है, युग्म या पेयर्स वाला। हाँ, बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए 3 अंकों का युग्म बनाते हैं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाने के लिए 4 अंकों का युग्म। राइट। अब आखिर में जो मुझे सबसे ट्रिकी लगता है, भिन्नात्मक रूपांतरण यानी फ्रैक्शनल कन्वर्जन, जैसे 17.125 को बाइनरी में बदलना। इसके लिए स्वर्णिम नियम या गोल्डन रूल याद रखिए। दशमलव के बाईं ओर यानी पूर्णांक 17 को क्रमिक विभाजन से बदलेंगे, जो कि 10001 बनता है। बिल्कुल। और दशमलव के दाईं ओर जो भिन्न है 0.125 उसे भाग नहीं लेंगे, उसे लगातार आधार 2 से गुणा करेंगे। तो 0.125 गुणा 2 हुआ 0.25। यहाँ पूर्णांक 0 मिला, फिर 0.25 को 2 से गुणा किया, 0.5 मिला। यह भी पूर्णांक 0 है। और फिर 0.5 को 2 से गुणा किया तो 1.0 आ गया। और यहाँ पूर्णांक 1 मिल गया। और क्योंकि दशमलव के बाद 0 आ गया तो कैलकुलेशन रुक जाएगी। सही। तो भिन्न वाला हिस्सा बन गया 0.001। दोनों को मिला देंगे तो फाइनल उत्तर होगा 10001.001 बेस 2। ये एकदम सटीक और टू द पॉइंट था। तो हमने इन 5 गणितीय मॉड्यूल्स को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। बिल्कुल। इन नियमों का सही अभ्यास किसी भी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बना सकता है। एकदम। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more amazing content.